बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 9 दिसंबर है और आज हम 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को 30 मिनट से ज़्यादा ना किया जाए। कल का वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो क्योंकि मैटर में कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए कभी कभी वीडियो लंबा हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं जाना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 9 दिसंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं। तो 9 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय आपका जो भ्रष्टाचार विरोध निरोधी दिवस है वो आपका 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा कुछ वर्थ एनिवर्सरी, मतलब कि कुछ लोगों का जन्म हुआ था जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। इसमें आपके चंद्रनाथ शर्मा, शत्रुघ्न सिन्हा जो आपके बॉलीवुड एक्टर हैं उसके, ठीक है। उसके अलावा आपके कुशवाहा कांत और रघुवीर सहाय और सोनिया गांधी जो आपकी यूपीए की हेड है, आपकी कांग्रेस की थी। मतलब अभी अध्यक्ष तो उनको मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया है, लेकिन ये उसी पार्टी की मतलब हेड है, मान ली एक तरीके से। तो ये कुछ लोगों की बर्थ एनिवर्सरी है 9 दिसंबर को आज। उसके अलावा कुछ लोगों की डेथ एनिवर्सरी भी है। इसमें आपके ताराबाई भोंसले जो आपकी शिवाजी वंश से संबंधित हैं, और उसके अलावा आपका महेंद्र नाथ मुल्ला, ठीक है। ये भी आपके बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, तो इन लोगों की डेथ एनिवर्सरी है। उसके अलावा 1762 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में और उसने जो पेरिस की जो आपकी ट्रीटी थी, समझौता था, उसको एक्सेप्ट किया था 1762 में आज के ही दिन। उसके अलावा 1941 में चाइना ने जापान, जर्मनी और इटली पर जो आक्रमण है उसकी घोषणा की थी। मैं इनको सिर्फ शॉर्ट में देख रहा हूँ, उससे आपको इन छोटी छोटी न्यूज़ से पता चलता है कि कौन सी घटना किस कालक्रम में हुई है। मेरा उद्देश्य आपका इतना ही है कि आप जो घटनाएं हुई हैं इम्पोर्टेंट, उनका कालखंड को पता लगाया जा सके। 1946 में, ये इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर को 1946 में संविधान जो सभा थी उसकी पहली मीटिंग रखी गई थी न्यू दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी, पहली जो आपकी सभा है कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर और ईयर है आपका 1946। कुछ और देखते हैं न्यूज़। तो इसमें आपके जो डेट्स हैं, 1971 में जो आपका लिबरेशन वॉर था बांग्लादेश का, इसमें इंडियन आर्मी ने एक एयर कैंपेन लॉन्च किया था, मेघना हेली ब्रिज। इसको लॉन्च किया गया था 1971 में, और इसी क्रम में बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी पाकिस्तान से। उसके अलावा 1992 में जो आपके प्रिंस चार्ल्स हैं और प्रिंसेस डायना है, इन्होंने अपना जो सेपरेशन है उसकी घोषणा की थी, मतलब ये अलग रहने के लिए इन्होंने घोषणा की थी। उसके अलावा 2006 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो मिसाइल थी कैपेबल, मतलब मिसाइल उसको लॉन्च किया था जिसका नाम था HAF-3 गजनवी। इसको लॉन्च किया था, और कब किया था आपका 2006 में। उसके अलावा इसरो ने एक सैटेलाइट यूरोप के लिए आपका विकसित किया था, बनाया था, स्पेशलिस्ट EADM एस्ट्रीयूज। 2006 में ये तो रिपीट हो गया है न्यूज़। हम प्रश्न देखते हैं पहला, हाल ही में भारत में मैत्री दिवस कब मनाया गया। आपका मैत्री दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर इस दिवस की स्थापना की गई थी। आपको बताना ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या 7 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 6 दिसंबर, यानी 6 दिसंबर को ये मैत्री दिवस मनाया जाता है हर साल, और इस बार ये 51वीं वर्षगांठ है इसकी। तो देखते हैं यहाँ पर हम भारत और जो बांग्लादेश है इसके बीच 6 दिसंबर को मैत्री दिवस ढाका में भी मनाया गया है, और ये इसकी 51वीं 51st एनिवर्सरी थी आपकी। और ये बांग्लादेश को हमने 1971 में जो सहायता दी थी इसकी आज़ादी में, इसलिए इसी की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। और सबसे पहली बार ये 2021 में मनाया गया था, मतलब ये 51वीं वर्ष का उनकी जो उस दिन को सेलिब्रेट करने की है। लेकिन कब से सेलिब्रेट किया गया था, 2021 में पहली बार, और अभी ये दूसरी बार मनाया गया है। और हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं जो भी दिसंबर के हैं। 1 दिसंबर को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस या दस्ता के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को हमने अभी
कुछ नेक्स्ट जो आपकी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है यानी विकलांग लोगों के लिए जो दिवस है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारत का नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को जो इम्पोर्टेंट है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 7 दिसंबर को आपका सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा और एक इंटरनेशनल डे है नागरिक उड्डयन दिवस, इसको भी आपका 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर था आपका पिछले वाले का मैत्री दिवस आपका मनाया गया था वो 6 दिसंबर को मनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संसद से किस वर्ष पारित हुआ था, आपको बताना है। जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, आपको बताना है कब पारित हुआ था संसद से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1972। देखिए जो वन्यजीव भारत का है और जो इंटरनेशनल है दोनों 1972 में ही आपके इसको पारित किया गया था। 1972 वाला जो कन्वेंशन हुआ था आपका, देखिए भारतीय जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 से लागू किया गया था। अभी क्या किया है इन्होंने, इसमें संशोधन किया है, तो इसका नाम हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। ये संसद से पारित हो गया है और इसका उद्देश्य आपका वन्यजीव वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करना और इसके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का विस्तार करना है। मतलब जो भी आपकी लुप्त प्राय हैं, जो भी आपकी विलुप्त होने वाली प्रजाति हैं, उनको मतलब उनकी दिशा में महत्वपूर्ण जो आपके कार्य करना है, इसका उद्देश्य है। और बहुत सारी सूची तैयार की जाएंगी कि किनका जो संकटग्रस्त प्रजातियां उनका क्या स्टेटस है अभी, और कितनी इसमें शामिल होंगी या कितनी इसमें से निकलने वाली हैं जो दूसरी सूची में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वर्तमान में अभी जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं आपके भूपेंद्र पटेल, उन्होंने ही मतलब ये जानकारी दी है। और पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव हैं। कुछ और अधिनियम हम देखते हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। देखिए ये आपका पर्यावरण जो जीव संरक्षण अधिनियम है वाइल्ड लाइफ, और ये आपका पर्यावरण कंजर्वेशन एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में लाया गया था। उसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट यानी जैव विविधता जो दिवस जो अधिनियम है 2002 में लाया गया था। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, दोबारा हो गया 1986 में। उसके अलावा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में लाया गया था, यानी जो वायु रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम है उसको 1981 में लाया गया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी जो आपका वन संरक्षण आपका अधिनियम है, इसको 1900, देखिए ये पर्यावरण है और ये वन है, आपका वन मतलब जंगल, इसको 1980 में लाया गया था। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यानी भारतीय जो जंगल अधिनियम है ये आपका 1927 में। देखिए दोनों में अंतर है, ये कंजर्वेशन है और ये फॉरेस्ट एक्ट है आपका, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, दोनों अंतर है। एक 1980 में लाया गया है और एक 1927 में लाया गया। उसके अलावा आपका नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल है जो 2016 में लाया गया, ये लेटेस्ट है अभी भी। तो ये कुछ एक्ट थे, आपके बिल थे जो हमने स्टडी की। इस प्रश्न का सही आपका आंसर तो 1972 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था और आपका जो एयर वाला वो 1981 में लाया गया था। अगला प्रश्न है आपका भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, अभी आपको मतलब डिक्लेयर किया गया कि ये घोषणा की जाएगी इसकी। ऑप्शन है आपके लद्दाख, कर्नाटक, तमिलनाडु या असम। प्रश्न का सही आंसर है आपका लद्दाख। आपकी ये यूटी है, आपकी यूनियन टेरिटरी है, इसमें ये डार्क नाइट स्काई जो रिजर्व है इसको आयोजन किया वो ये इस्टेब्लिश किया जाएगा यहाँ पर। तो ये इस तरह इसका फोटो है। तो अभी डार्क नाइट जो स्काई रिजर्व है लद्दाख में तो आयोजित किया जाएगा। और इसमें क्या हुआ है, इसमें 18 टेलीस्कोप दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं, जो ट्रेंड यूथ्स हैं जो हैनले विलेज, मतलब जो लद्दाख का गांव है एक हैनले, वहाँ पर इसको उद्घाटन मतलब इसकी घोषणा की गई है बनाने के लिए। और ये 4500 मीटर में है इसका कुछ जो क्षेत्र है। और ये हैनले जो गांव है वो सेकंड हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इसमें इस्टेब्लिश किए गए हैं पूरे विश्व में। और इसको 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। और अभी वर्तमान में लद्दाख के आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं वो आर के माथुर हैं। और अभी जो ये करने के लिए एक MOU साइन किया गया किस किस के द्वारा, देखिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपका जो आपका इसका यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा लेह हिल काउंसिल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इन तीनों ने एक MOU साइन किया है। इसको
स्थापित करने के लिए, किसको? डार्क नाइट स्काई रिजर्व को। तो ये आपकी सेंचुरी है जो कि वहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर 3 नए आयुष संस्थान खोलने की घोषणा की है? आपके 3 नए आयुष संस्थान खोले जाएंगे, तो आपको बताना कहां पर? गोवा, नई दिल्ली, गाजियाबाद या उपरोक्त सभी? तो प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी तीनों जगह आपका एक एक आपका आयुष संस्थान खोला जाएगा। तो तीनों ये आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए, अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है जो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य जो एक्सपो है वो हुई है। तो इसमें आपका जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं आपके आयुष, सर्बानंद सोनोवाल जो आयुष मंत्री, इन्होंने घोषणा की है मंगलवार को कि पूरे जो देश में अभी नए 3 आयुष संस्थान होंगे। और कौन कौन से होंगे ये देख लीजिए, जिनका नाम होगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, और उसके अलावा आपका राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद, और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान ये दिल्ली में होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं एनडी। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया, इसकी घोषणा की गई है। तो इनके साथ साथ एक एक अस्पताल भी होगा जहाँ मरीज अपना उपचार करा सकेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री है अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, ये 11 दिसंबर को इसको राष्ट्र को समर्पित करने वाले, अभी घोषणा की है सर्बानंद सोनोवाल ने की है, जो कि पहले असम के मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में आपके आयुष मंत्री हैं। और इन्होंने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री जी 11 दिसंबर को इनको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और ये सैटेलाइट संस्थान अनुसंधान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा और बड़ी आबादी के लिए किफ़ायती आयुष सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब बहुत सारी आयुष सेवाएं इसमें दी जाएंगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका उपरोक्त सभी, यानी तीनों जगह खोला जाएगा, गोवा, नई दिल्ली और गाजियाबाद। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहां पर विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो आपको बताना है कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 कहाँ स्थापित किया गया है। और ये पिछले क्वेश्चन से रिलेट करता है जहाँ पर 3 नए संस्थान की घोषणा की गई थी उसी जगह पर। ऑप्शन है आपके गोवा, नई दिल्ली, चेन्नई या मुंबई। इस प्रकार, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा गोवा, यानी गोवा में इसका आयोजन किया गया है। और ये जो पिछला प्रश्न था उससे ये रिलेट करता है आपका। तो ये आपका गोवा में देखिए 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है और आरोग्य जो एक्सपो है ये गोवा में आयोजित की गई है। तो ये कौन से नंबर की है? 9वीं है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का। और ये कब से कब तक? आज से 11 दिसंबर तक गोवा में आयोजित की जा रही है अभी, मतलब ये वर्तमान में चल रही है। और इसका उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करना और इसके सभी हितधारकों को एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। इसके मतलब जो भी रिलेट है, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो इसमें काम करते हैं, R&D करते हैं, जो भी इसमें निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सभी को एक जगह लेके आना इसका उद्देश्य है। और इसका उद्घाटन जो किया गया था वहाँ पर उस समय आपके केंद्रीय पर्यटन और पत्तन पोत परिवहन जलवार्ग मंत्री थे, राज्य मंत्री श्रीपद नायक, मुख्यमंत्री गोवा के श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, और आयुष मंत्रालय के वैद्य यानी सचिव तो थे वैद्य राजेश, ठीक है, कोटेचा, इनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया है। और देखिए, आयुष को पहले आपके भारत में मंत्रालय नहीं था, इसको आयुष मंत्रालय को 2014 में इस सरकार ने इस्टेब्लिश किया है। आयुष की फुल फॉर्म मैंने कई बार आपको बताई है, या फिर देख लीजिए, आयुर्वेदा योग, प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरल आपकी जो ट्रेडिशन है, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ठीक है, ये नेचुरोपैथी है आपकी, जो प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं जिसको। और इन्होंने बताया है, जो आयुष मंत्रालय के सचिव यानी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला है कि पिछले 8 वर्षों में जो आयुष है उसके क्षेत्र में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। और उन्होंने बोला है कि 2022 के अंत तक आयुष के क्षेत्र में $10 बिलियन तक इसका बाजार पहुंच जाएगा। तो ये थोड़ा सा डीप इसको कर दिया है, मतलब जो SSC में आजकल बहुत ज़्यादा डीप पूछा जाता है। इस अवसर पर आयुष्मान कॉमिक पुस्तक श्रृंखला का 3रा संस्करण भी, मतलब इसका भी विमोचन किया गया है। और ये आपका था जो आपको मैंने यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी है। इस प्रश्न का सही आपका आंसर गोवा हो जाएगा। गोवा में समिट का मतलब उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, MARS पहल, आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, MARS इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू साइबर हमलों से निपटने के लिए
कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए, या मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए यानी रिसर्च के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर है मीथेन उत्सर्जन कम करने के लिए। आइए देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए सरकारों और निगमों को प्रतिक्रिया देने के लिए सतर्क करने के लिए एक उपग्रह आधारित यानी सैटेलाइट बेस्ड आपकी निगरानी प्रणाली MARS, पूरा नाम इसका मीथेन, M से हो जाएगा, A से अलर्ट हो जाएगा, R से रिस्पॉन्स हो जाएगा, ऐसे सिस्टम हो जाएगा। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है, इसको स्थापित करने का निर्णय लिया है। और कहाँ निर्णय लिया गया है? जो अभी शर्म अल शेख में 27वीं कॉप की जो मीटिंग चल रही थी उसमें ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ये निर्णय कहाँ लिया गया, तो COP 27 कहाँ हुआ था? इजिप्ट, मिस्र के जो अरब शर्म अल शेख जगह है वहाँ पर ये हुआ था। वहाँ पर इसका उद्देश्य लिया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो विश्व में अभी मीथेन का उत्सर्जन होता है उसमें कटौती करना है, मतलब उसमें इमिशन जो होता है मीथेन का उसमें कम लाना है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये इसको डेटा को कलेक्ट करना है। इसके लिए UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला, जिसका नाम IMEO है, इन्होंने मिलकर के इसको स्थापित किया है इस प्लेटफॉर्म को। तो ये पहला वैश्विक प्रणाली होगी जो मीथेन के डेटा की अधिसूचना प्रक्रियाओं को पारदर्शी रूप से जोड़ेगी। मतलब जो भी मीथेन कहाँ पर कितनी उत्सर्जित हो रही है, उसको में कटौती कैसे लाई जा सकती है, उसके क्या क्या कारण हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जो इस पर इफेक्ट करते हैं, इस सब के बारे में इसका डेटा तैयार किया जाएगा। और कोशिश की जाएगी इसको हम कम करें फ्यूचर में, जिससे पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग में उसको भी थोड़ी सी कमी लाई जा सके। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका मीथेन का उत्सर्जन कम करना। और देख M से भी यहाँ जोड़ सकते हैं मीथेन। अब मार्स ग्रह में जोड़ दीजिए। मार्स, इसने मैंने ऑप्शन भी दिया है यहाँ पर, मार्स ग्रह पर अन्वेषण करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब किस राज्य ने पेश किया है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ड्रोन जो आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म एक ने शुरू किया था राज्य ने, तो ये देखिए वो अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ ड्रोन डिलीवरी हब की बात हो जा रही है, यहाँ से ड्रोन डिलीवर किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, डिलीवर किए जाएंगे। तो आपको बताना है किसने शुरू किया है, लद्दाख, कर्नाटक, तमिलनाडु या मेघालय? सही प्रश्न है आपका मेघालय। मेघालय यानी गारो खासी जयंती, यहाँ पर 3 प्रजाति हैं 3 पर्वतों के नाम पर, तो मेघालय इज द राइट आंसर। तो देखिए ये आपका ड्रोन है और ये यहाँ पर डिलीवरी हब आपका नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब, ये आपका आयोजन किया गया है मेघालय में। तो मेघालय गवर्नमेंट ने एक पार्टनरशिप की है किसके साथ? टेक ईगल के साथ, एक कंपनी है इसको बनाने वाली, उसके साथ बोला है कि इसको अनवेल किया है, एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। और इसको मतलब एम किया गया कि ये प्रोवाइड करेगा आपका यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर पीपल इन द स्टेट, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम में ये ड्रोन को यूज किया जा सकेगा। और ये प्रोजेक्ट आपका मोस्टली जो यूज होगा वो ड्रग सप्लाई, डायग्नोसिस सैंपल्स, वैक्सीन्स, ब्लड आपके कंपोनेंट्स क्विकली एंड सेफली टू डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट, मतलब एक जगह से दूसरे एक जगह पर जैसे वैक्सीन भेजना है, इंस्टेंटली किसी को ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, इंस्टेंटली किसी एपरेटस की ज़रूरत है जो उस पार्टिकुलर हॉस्पिटल में नहीं है, तो दूसरी जगह से ड्रोन के जरिए हम उसको इंस्टेंटली मंगा सकते हैं। ब्लड की ज़रूरत है, अब मान लो ब्लड आपको 200 किलोमीटर दूर से लेके आना है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर लेके आना है, आप बाई रोड आएंगे तो टाइम लगेगा, ड्रोन से ईजिली ला सकते हैं। मतलब उसकी क्षमता रहेगी, रेंज तो अभी इसमें इन्होंने खुलासा नहीं किया कि इसकी रेंज क्या रहेगी, फिर भी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आराम से इसको लेके आ सकता है। तो ये मेघालय ने शुरू किया। तो मेघालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इसकी राजधानी शिलोंग है। ये मेघालय का मैप है, ऊपर आसाम है, इससे बाउंड्री टच होती है, नीचे बांग्लादेश है, ठीक है, और ये बाउंड्री से टच होती है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं और गवर्नर हैं आपके ब्रिगेडियर BD मिश्रा। उससे पहले सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर थे, लेकिन अभी अक्टूबर में इनको अपॉइंट किया गया है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। और ब्रिगेडियर BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के आपके गवर्नर हैं, लेकिन उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मेघालय का। और मेघालय की जो स्थापना है 21 जनवरी 1972 को की गई थी। और यहाँ पर आपके बताया था मैंने, यहाँ पर 3 आपकी हिल्स हैं, आपकी गारो हिल्स है आपकी, और उसके अलावा खासी आपकी हिल्स है, और एक जयंतिया है, ठीक है, जयंतिया, ये वाली जयंतिया, ये देखो ये जयंतिया है आपकी, और ये खासी है। ये 3 आपकी जो हिल है, पहाड़ियाँ हैं, और इन्हीं 3 के नाम पर ये 3 प्रजाति, मतलब सॉरी जनजाति रहती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि ये प्रजाति, ये जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं।
अगला प्रश्न है आपका, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का आपको अध्यक्ष बताना है, किसे बनाया गया है? केवी साजी, दिनेश कुमार खारा, माधवी पुरी बुच या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका केवी साजी। ये आपके केवी साजी हैं, इनको अभी नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और नाबार्ड की फुल फॉर्म देखते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में देखते हैं तो कृषि, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। तो ये बैंक है आपकी, और अभी इनको अध्यक्ष बनाया गया है केवी साजी को। और ये देखा जाए तो आपकी जो स्थापना की हुई थी नाबार्ड की, आपकी 12 जुलाई 1982 को हुई थी और शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये पूछा जाता है कभी कभी कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आपका केजी साजी हो जाएगा। दिनेश कुमार खारा को देखते हैं तो ये एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन है। और माधवी पुरी बुच को देखते हैं तो आपकी ये चेयरमैन है सेबी की, सेबी की जो कि आपका शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, सेबी, उसकी ये चेयरमैन है। आपकी कौन है अभी? माधवी पुरी बुच। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने अलग से दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? अलग से आपका दिव्यांग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करेगा पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि वो अलग से दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये महाराष्ट्र है आपका, देखिए यहाँ पे मैप में दिख रहा है ये रेड वाला, हमें इसको यहाँ पे दिया भी है आपका। और इसमें मुंबई आपने देखिए, मुंबई ये यहाँ पर है, ठीक है, सबसे लास्ट में है, ये समुद्र के साइड में, अरबियन सी के पास में। तो महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है जिसने बोला है कि हम अलग से दिव्यांग जो विभाग है उसकी स्थापना करेंगे, डिफरेंटली जिनको एबल्ड बोला जाता है। और ये क्या करेगा आपका, ये सर्व करेगा, मतलब सर्विस देगा फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पीपल्स को, आपका दोनों एजुकेशनल के क्षेत्र में भी और प्रोफेशनल, मतलब शिक्षा भी इनको प्रोवाइड कराएंगे हम और उनको प्रोफेशन भी सिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है जो कि इन्होंने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं, और इस जानकारी में आपका कुछ अच्छी सेंसस से मैंने जानकारी उठाई है, जो 2011 का आपका सेंसस है, 2011 की गणना है, जनगणना, उसी मैंने यहाँ से कुछ डेटा लिया है। वर्तमान में देखा जाए तो कैपिटल तो पता ही है सबको, मुंबई है। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है, पहले उद्धव ठाकरे थे, अभी कुछ तो राजनीतिक उथल पुथल के कारण अभी यहाँ के जो सीएम है आपके एकनाथ शिंदे हैं। और इसके जो गवर्नर हैं वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। इसकी स्थापना हुई थी, देखिए गुजरात से ये अलग, गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी और 1 मई 1960 को। और ये भारत का सबसे सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, मतलब कहने का मतलब ये दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमें 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या, और ये वर्तमान में देखिए जो गणना अभी ये जो दिखा रहा आंकड़े वो 11.42 हैं 2011 की गणना के अनुसार। अभी 12.5 करोड़ कुछ क्रॉस कर गए हैं यहाँ पर भी। तो ये आपके यहाँ पर जनसंख्या है। सेक्स रेशियो यानी अगर लिंगानुपात देखते हैं तो 929 है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जो कि वर्तमान जो आपका राष्ट्रीय आंकड़ा है 943 से कम है। यानी राष्ट्रीय जो अनुपात है आपका 943 है 1000 पुरुषों पर, जबकि सबसे ज़्यादा जो आपकी लिंगानुपात है वो आपका केरल में है, जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। कितनी है? 1084 है। और सबसे कम हरियाणा में है। तो अगला पॉपुलेशन, इसकी डेंसिटी देखते हैं, मतलब जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 365 है। वो भी कम है क्योंकि भारत का जो ये पूरा जो अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो ये 382 है, और यहाँ का डेंसिटी 365 है, ठीक है, अच्छा है। और लिटरेसी रेट देखते हैं, काफ़ी अच्छा है, मतलब 82.34% है। और अगर राष्ट्रीय देखते हैं तो 74.04। अभी ये एग्जाम हुआ था एसएससी का, इसमें पूछा गया था कि जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो राष्ट्रीय जो आपकी साक्षरता दर है वो कितनी है। और ये तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका 74.04 है। पूछे जाते हैं, जो सेंसस के क्वेश्चन है वो हमेशा एग्जाम में बने रहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र आपका दिव्यांग डिपार्टमेंट को स्थापित करेगा अलग से। अगला प्रश्न आपका संविधान का है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको बताना है कि लोक कल्याणकारी राज्य, संविधान में लिखा है कि प्रत्येक राज्य आपका मतलब आपका लोक कल्याणकारी जो क्रियाएं हैं, जो आपकी लोक कल्याणकारी जो स्कीम्स हैं उनको लॉन्च करेगा। आपको बताना ये किस में बताया गया है, आर्टिकल 14 से 18 में, या फिर
आर्टिकल 19 से 22 में, आर्टिकल 29 से 30 में, या फिर आर्टिकल 38 से 39 में, 39 या 39 दोनों बोलते हैं हम। तो सही आंसर है इस प्रश्न का आर्टिकल 38 और 39, यानी आपका अनुच्छेद 38-39 में ये बताया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। थोड़ा सा देखते हैं हम इसको कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 38 और 39 है वो भारत को लोक कल्याणी राज्य घोषित करने से संबंधित है। और इसके अनुसार 38 क्या कहता है, आपका जो 38 कहता है कि राज्य जो लोक कल्याणकारी जो अभिवृद्धि थी ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। मतलब सभी तरीका का न्याय होना चाहिए। 3 प्रकार की न्याय, कितने प्रकार के न्याय पूछे जाते हैं, पूछा जाता है जो आपकी लोक कल्याणकारी राज्य हैं उसके अंतर्गत कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। तो 3 प्रकार के आपके सामाजिक हैं, आर्थिक हैं और राजनीतिक है। और यहाँ पर कहीं भी धार्मिक न्याय नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऑप्शन दिया जाता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें धार्मिक भी जोड़ा जाता है, तो धार्मिक न्याय नहीं है। यहाँ पर 3 प्रकार के राज्य न्याय हैं आपके कौन कौन से, एक सामाजिक न्याय है, एक आर्थिक न्याय है और एक आपका राजनीतिक न्याय है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका उन्होंने बोला है कि सभी जो व्यक्ति काम करते हैं उनको वेतन मिलना चाहिए और उनको समान अवसर मिलना चाहिए, इसलिए एक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया जा सके। और अनुच्छेद 39 में बोला गया है कि राज्य अपनी सभी नीतियों को सुनिश्चित करेगा कि वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो हमने आर्टिकल 35 तक कवर कर लिए थे। आर्टिकल हम 36 से देख लेते हैं थोड़ा सा। 36 आर्टिकल कहता है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है जैसे कि भाग 3 में दी गई थी। और उसके अलावा यहाँ भी राज्य की परिभाषा दी गई है। जो आपका अनुच्छेद 37 है इसमें बोला है कि अगर नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। मतलब जरूरी नहीं है कि नीति निर्देशक तत्व आपको लागू किए जाएं, मतलब ये दे दिए गए हैं और ये बाध्यकारी नहीं है नीति निर्देशक तत्व किसी भी राज्य पर, वो कि आप इसको बाध्यता नहीं है इसको मानने की। तो इसलिए आप इसको कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। 38 में तो देख ही लिया हमने, लोक कल्याणकारी राज्य और उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। और 39 में राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा, जिसमें राज्य महिलाओं और बालकों और पुरुषों की सभी अवस्थाओं का ध्यान रखेगा। ये 38-39 लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। 38-39 को और थोड़ा सा एग्जीगरेट करते हैं हम। जो लोग एसएससी या फिर यूपीएससी का भी एग्जाम देते हैं वो लोग इसमें देख सकते हैं कि 38 और 39 को थोड़ा सा डीप जाके देखेंगे तो इसमें सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा जिसमें आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा सभी को। और 39 में आपको मतलब जैसे स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अधिकार देना चाहिए। ऐसा नहीं है आप पुरुषों को अधिकार दे रहे हैं, महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो संसाधन है उसमें स्वामित्व का अधिकार दोनों में बराबर होना चाहिए। और ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो पॉइंट्स हैं जो आपको यूपीएससी के लेवल में है, तो आप इसको देख सकते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो आईईए लिया है, मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लिया है, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा जो एजेंसी है इसको हमने लिया है। इसका स्थापना जो की गई थी इसकी 1974 में की गई थी और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस में। और इसके वर्तमान में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो फतेह बोरेल हैं। और इसमें कितने सदस्य देखिए, आईए जो फैमिली है इसमें 31 आपके सदस्य हैं और बाकी अलावा जो मेंबर कंट्री 31 हैं, 11 आपके एसोसिएशन देश हैं और इसमें 4 एसेशन कंट्री, मतलब इनको कैटेगरी करके रखा है। कुछ डायरेक्ट सदस्य हैं, कुछ एसोसिएशन मतलब सहायक सदस्य हैं और कुछ एक्सेशन सदस्य हैं। भारत किस प्रकार है, तो भारत इसका एसोसिएशन सदस्य है। मैंने पे यहाँ पर नोट किया है, भारत इसका एसोसिएशन सदस्य है। और इसका मुख्य टारगेट क्या है कि ये काम क्या करती है, ये गवर्नमेंट जो है ये सेफ, सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर फॉर ऑल, मतलब जो भी विश्व में जो भी फ्यूचर में आपको एनर्जी मिलने वाली है उसका सतत और सुरक्षित रूप से उपयोग किया जाए, वही इसका मुख्य उद्देश्य है। और बहुत सारे मतलब ये जो आईए है अभी ग्लोबल डायलॉग और बहुत सारे डायलॉग भी आयोजित करती है, प्रोवाइडिंग ऑथोराइज एनालाइज डेटा पॉलिसी रिकमेंडेशंस द रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन टू हेल्प कंट्री प्रोवाइड सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनर्जी। मतलब जैसे आपका अभी ऑयल क्राइसिस है, किसी में ज़्यादा हो रहा है किसी में कम हो रहा है, OECD का ही एक छोटा सा भाग है। तो ये कुछ डेटा है आपका आईए के बारे में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए जैसा कि मैंने बोला था कि आपका वीडियो 30 मिनट से कम रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका स्नेह ऐसा ही एक चैनल को हमारे को मिलता रहेगा और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। हम आपको एक प्रश्न के साथ
आपका प्रश्न है, हाल ही में RH-200 साउंडिंग रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? उम्मीद है आपने क्लास ली होगी तो इसका आंसर कर पाएंगे। तो आपका आंसर दे दीजिए जो भी आपको पता है इसका, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ अच्छी प्रश्नों की सीरीज के साथ। और आपसे आशा करते हैं कि आपका स्नेह हमारे चैनल पर यूं ही बरसता रहेगा। अगले वीडियो तक के लिए आपका नमस्कार और जय हिंद।